हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 02, जिसमें हम समझेंगे बेटा रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियस मॉडल है उसके बारे में। और इस मॉडल को हम बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जिस तरीके से मैं आपको ये मॉडल समझा दूंगा आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। और इस मॉडल को हम एनिमेटेड वे में देखेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने इस मॉडल को देते हुए समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली न्यूक्लियस कैसा होता होगा और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता होगा। ठीक है। एंड इसको हम रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेटा रदरफोर्ड ने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल कर कर जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको स्कैटर्ड किया था न्यूक्लियस के ऊपर और फर्दर बताया था एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की अवस्था या न्यूक्लियस की लोकेशन कहाँ पर होती होगी। देखिए ये है महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या इन्होंने क्या किया है। ही बम्बार्डिंग अ थिन गोल्ड फॉइल विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव पोलोनियम। मीन्स रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जिसको हम पोलोनियम बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पोलोनियम। और उस रेडियो एक्टिव पोलोनियम से कुछ रेज निकलवाई, मिस कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकले और वो पार्टिकल्स जाकर टकराते हैं बेटा गोल्ड की फॉइल पर। और गोल्ड की फॉइल पर जब वो टकराते हैं तो वह वहाँ पर जाने के बाद फिर हमको पता चलता है कि किस तरीके से कि एक एटम के अंदर कहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और कहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा। एक्चुअली कैसे, वो अभी हम एक मॉडल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वह आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के चारों ओर जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाया था ताकि के जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं उनको सेंस किया जाए। देखिए कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो मेनली जिंक सल्फाइड को क्यों लगाया, टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स। देखिए फॉर एग्जांपल ये है बेटा हमारे पास पोलोनियम सोर्स ऑफ लाइट जो रदरफोर्ड ने इस्तेमाल की थी। फिर इसके आगे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी और इस जिंक सल्फाइड के अंदर रखी बेटा ये गोल्ड फॉइल की प्लेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल और उन्होंने कुछ इस तरीके से लाइट को निकलवाया और जब लाइट निकली तो वो गोल्ड के या गोल्ड की जो फॉइल है या गोल्ड की जो प्लेट है उस पर जाकर लगी। और जब लगी तो कुछ पार्टिकल्स तो सीधे सीधे ऐसे ही निकल गए जैसे आपको देखने मिल रहे हैं। तो बहुत सारी रेस जो थी वो सीधे ही निकल गई, बट बहुत सारी जो रेस थी वो फॉइल पर टकरा कर वापिस आने लगी, या हम कह सकते हैं डिफ्लेक्ट करने लगी। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इट इज वॉट, इट्स अ पोलोनियम लाइट, इट्स अ पोलोनियम लाइट एंड इट इज अ जिंक सल्फाइड शीट। और इसके सेंटर में रखी हुई ये गोल्ड फॉइल। ठीक है। एंड ये क्या है बेटा, दीज आर द डिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, ये जो येलो वाली आपको देखने मिल रही है ये क्या है, डिफ्लेक्टेड रेज है। और ये जो रेड कलर की आपको देखने मिल रही है ये एटम से बिल्कुल पार होकर जा रही है रेज। मीन्स यहाँ पर एक चीज देखने की मिल रही है कि बहुत सारी जो रेज हैं, जो अल्फा रेज हैं जो पोलोनियम लाइट से निकल रही हैं, तो बहुत सारी रेज तो बिल्कुल सीधी सीधी इस गोल्ड फॉइल से निकल गई हैं, बट बहुत सारी रेस जो है वो टकराकर बाउंस बैक हो गई हैं या डिफ्लेक्ट हो रही है। अब जो पोलोनियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, सिंपल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो हालांकि ऐसा हुआ कि जो येलो वाली रेस थी या ये जो रेस हमको यहाँ पर देखने मिल रही है येलो कलर की डिफ्लेक्ट होती हुई, तो असल में ये हुआ है कि जब पोलोनियम लाइट निकली तो वो गई गोल्ड की फॉइल पर और टकराई वो न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस पर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज और टकराकर वो बाउंस बैक हो गई। जबकि जो रेड वाली रेज हैं ये सीधे सीधे निकल गई, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस पर नहीं टकराई। देखिए फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे। और बेटा बिल्कुल इसी तरीके से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया। मतलब ये क्या है, पोलोनियम लाइट है, इट्स अ जिंक सल्फाइड प्लेट एंड इट्स अ गोल्ड फॉइल। तो आपको देखने मिल रहा है कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है सीधे जा रहे हैं और काफ़ी पार्टिकल्स टकरा कर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें देखिए है ना, पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं बट कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं, मीन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यही समझाने की कोशिश करी एक्चुअली रदरफोर्ड ने। देखिए अब एक्चुअली ये हो रहा है, मीन्स हमने क्या करा,
जो गोल्ड फॉइल है उसको जूम कर कर देखा, और हमने देखा कि जो कुछ पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस पर लग रहे हैं और टकरा कर वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे बिल्कुल सीधे सीधे निकल रहे हैं। तो जो पार्टिकल सीधे सीधे निकल कर जा रहे हैं ऐसे, इसका मतलब वो न्यूक्लियस पर नहीं लगे, बट जो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं न्यूक्लियस पर वो वापस आ रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ मिलता है हमको कि एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए तो क्या ऑब्जर्व किया, द सम अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड एंड सम क्रॉस द गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा प्लेनेटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड हमको ये बताने की कोशिश करता है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए जरा समझते हैं प्लेनेटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड क्या बताता है। तो ये बताने की कोशिश करता है, पहली बात न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस द प्रोटॉन एंड यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हमको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन देखने मिलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन्स इस प्लेनेटरी मॉडल के थ्रू हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है या न्यूक्लियस से परे हैं, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। और ये भी पता चला कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, मीन्स जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, बट किस में रिवॉल्व करते हैं ये अभी तक नहीं पता चला। इस चीज़ को बेहतर तरीके से बताया हमारे बोहर साहब ने, तो वो देखेंगे हम बोहर का मॉडल में कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए बेटा इट्स अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रेजेंट है ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे। और न्यूक्लियस के बाहर ये पहली शेल, या हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल, जिसको हम के शेल कहते हैं, एंड फिर ये के शेल के बाहर एक नेक्स्ट शेल दैट इज नोन एज द एल शेल, और एल शेल के बाहर ये सबसे बड़ी एनर्जी लेवल, ये लास्ट शेल, इट इज नोन एज द एम शेल। ठीक है बेटा, और ये जो हमको पिंक कलर जो स्किन कलर के या लाइट ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स देखने मिले, दिस ऑल आर द पी फॉर प्रोटॉन। और ये जो लाइट ब्लू कलर के या स्काई ब्लू के जो हमको पार्टिकल्स देखने मिल रहे हैं, दिस ऑल आर द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यही बेटा हमारा मॉडल है एक्चुअली एटॉमिक मॉडल। तो यही हमारा मॉडर्न मॉडल है एटम का जो आज हम पढ़ते हैं। असल में हमारा जो एटम है जब उसको हम डिटेल देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमको एटम दिखेगा, बट यहाँ पर अभी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, वो देखेंगे हम बोहर के मॉडल में। ठीक है, और देखिए बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरीके से शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, मीन्स आपको जो है शेल्स देखने मिल रही है ना, तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि नेगेटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जो चक्कर लगा रहा है वो किस में, शेल्स में या ऑर्बिट्स के अंदर या एनर्जी लेवल में। ठीक है, अब ये जो बच्चा है आपकी तरह कंफ्यूज है, फिर भी हमने जो रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो क्यों रिजेक्ट किया है जरा वो समझते हैं। तो क्यों रिजेक्ट किया है, पहली बात उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया था, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी को समझाने वाले पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे बोहर साहब, क्योंकि उन्होंने बताया कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है वो अभी हम 2n² की इक्वेशन से समझेंगे। एंड दूसरी बात इन्होंने नो एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन, और इन्होंने हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी को भी नहीं बताया था, एंड नो एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रम। तो याद रखना बेटा क्यों हमने रदरफोर्ड के प्लेनेटरी मॉडल को फेल किया, 3 रीज़न है। पहली बात इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया, हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी को नहीं बताया, और इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिटेल में नहीं बताया था। नेक्स्ट बात आता है बोहर एटॉमिक मॉडल, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।